स्वागत है आप सभी का हमारे अल्ट्रा जीएस क्लासेस में। हम आप लोगों को जो है धातु और अधातु के फर्स्ट लेक्चर दे चुके हैं, बता चुके हैं, और उसमें हम आप लोगों को जो है धातु के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण ये सब बताए थे। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा धातुओं या अधातुओं की अभिक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेस को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम आप लोगों को और बेहतर क्लास दे सकें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आगे वहीं से स्टार्ट करेंगे धातु या अधातुओं की अभिक्रिया। ये लेक्चर 2 है, धातु या अधातुओं की अभिक्रिया। अब कुछ पॉइंट होते हैं उसमें हमको जानने की आवश्यकता है, जैसे तत्वों को, ध्यान दीजिएगा, तत्वों को अभिक्रियाशीलता, संयोजकता, कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ये K-L-M-N ऐसे होता है तो आप जानते ही हैं क्या भरते हैं हम 2 8 8 इस तरीके से। तो आप लोग इसको 9th में पढ़ चुके हैं तो बताने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जैसे मान लो कि सोडियम का प्रमाण कितना होता है, प्रमाण आपका 11 होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 8 8 1, यानी ऐसे नहीं कर सकते। अब देखो ये क्या है, यहाँ 1 2 8 1, ये कितने हो जाते हैं आपके पूरे 11। इसी तरीके से भरते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे ध्यान दें आप लोग, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं? धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को जब त्यागते हैं, यानी कोई भी धातु हो जब संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, तो क्या बनाएगा वो? धनायन बनाएगा। जैसे ये बनता है आपका Al पर प्लस, जैसे एल्युमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अब अधातु क्या करते हैं, यहां तो पॉजिटिव, लेकिन अधातु संयोजकता कोष में जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें क्या करते थे, त्याग करते थे। उसमें क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। जैसे Cl-, जैसे क्लोरीन पर -। ठीक। यानी धातु क्या करते हैं, संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण कर त्याग करते हैं, और अधातु संयोजकता कोष से क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 को ऐसे देखते हैं। अब ये ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अगर कोई पूछे कि आयनिक यौगिक क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से प्राप्त हों, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से प्राप्त हों, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहीं से देखेंगे हम NaCl का निर्माण, ये साधारण नमक NaCl का निर्माण। यानी अब देखें साधारण नमक, इसका जो है सोडियम का 11 होता है और इसका 17। चलिए अब ये आप लोग जान लें कैसे होता है, इस रिएक्शन को हम बनाएंगे। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 को 2 8 8 नहीं 2 8 1, ध्यान दीजिएगा 2 8 1, ये 11 हो जाते हैं, और इसको लिखेंगे 2 8 8, कितने हो गए, अब ये ज्यादा हो जा रहे हैं, यानी 10, और यहां क्या करेंगे 7। इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग यहीं से नोट कर ध्यान दें कि अगर, यानी यहां हमको, यहां पे आए, यहां हमको सबसे लास्ट में जो होता है, जो हमारे नेक्स्ट कॉलम होते हैं, जैसे K-L-M नेक्स्ट कॉलम होते हैं, वहां पे हमको पूर्ण चाहिए, पूर्ण इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यानी कि जैसे क्या करेंगे, अगर यहां पर ये है और ये 7 हमको मिल जाए, तो यहां पर 8 हो जाएगा इस कॉलम में, और इस एक को हम अगर यहां कर दे तो यहां 8 हो जाएगा, तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बनाते हैं। कैसे? जैसे देखिए Na पर हम कोई ऐसे पॉइंट ले लेते हैं और
Cl, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस कर देते हैं और यहां पर एक, ये 2 4 6 और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश, ध्यान दीजिए, हम बाह्य कोश को लेते हैं, खाली किसको, बाह्य कोश को, इसको और इसको ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, अब इसको हम ऐसे इसको कंप्लीट कर दिए। तो अब देखिए, यह एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यह इसका बाह्य कोश कंप्लीट हो गया, और यह इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आ गया तो इसका बाह्य कोश कंप्लीट हो गया। यानी कि अब जैसे यहां पर देखिए Na यानी कितना, 2 8 1, ठीक, 2 8 1, यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जो सोडियम है यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। लेकिन यही क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है यह इलेक्ट्रॉन की क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। जैसे एक, इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बता दूं हम आपको कि जैसे 2 8 8 यहां हो जाता है, लेकिन ये पहले कितना था, 2 8 और 7। ध्यान दीजिए, यह 2 8 और 7 है, यह 2 8 और 7 है। इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और जैसे ही यह सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि ग्रहण करता है, तैसे इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाती है। इसी तरीके से यहां भी आपका वही, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और यहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इससे दोनों की जो है, इस तरीके से दोनों की जो है अपना मतलब रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऐसे आप जाने, इसी से ये दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं। जैसे सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। सोडियम धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो इसी तरीके से आप लोग समझें। चलिए आगे देखते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। अब ये आप लोगों का खत्म हो गए। अब आयनिक यौगिक के कुछ हम गुणधर्म देख लेते हैं। जैसे ये भौतिक प्रवृत्ति में जब आते हैं तो यह क्या होते हैं, कठोर व भंगुर होते हैं। मतलब कहने का मतलब जो अधातु हो, मतलब आयनिक जो यौगिक होते हैं, यह भौतिक प्रवृत्ति में कठोर तो होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब ये टूट जाते हैं। चलिए, गलनांक व क्वथनांक आप लोग जानते ही हैं। इसके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इसको बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, बस इसे बताने की आवश्यकता है बस कि गलनांक और क्वथनांक इसके क्या होते हैं, अधिक होते हैं। चलिए घुलनशील में देखते हैं, यह जल में घुलनशील होता है तथा पेट्रोल व केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, आप लोग जानते हैं, केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यानी घुलनशील, यह जल में घुलनशील होते हैं तथा पेट्रोल व केरोसिन में क्या होते हैं, अघुलनशील। यानी कि जब हम आयनिक यौगिक को क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे तो घुल जाएगा, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में वह घुलेगा नहीं। अब धातु की प्राप्ति, अब धातु की प्राप्ति, जैसे पहले सबसे पहले हम कुछ चीजों को जान लेंगे। धातु को प्राप्त करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे परिभाषाओं को जान लेंगे। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी में, ध्यान दीजिए, बहुत नोटिस कीजिएगा, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को, जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक उपस्थित हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो तत्व रूप से, जो क्या है, तत्व और यौगिक पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। चलिए अब
एक छोटा सा परिभाषा और देखते हैं। अयस्क वे खनिज जिसमें, ध्यान दीजिए, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाएं, ध्यान दीजिए, अधिक मात्रा में पाए जाएं और उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिज, जो खनिज हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातु क्या हो रहे हो, अधिक मात्रा में पाए जा रहे हो और उनको निकालना हमारे लिए क्या हो, लाभकारी हो, तो वे क्या कहलाते हैं, अयस्क। जो कहने का मतलब जो हमारे खनिज से प्राप्त होते हैं, जो मतलब खनिज से प्राप्त होते हैं, निकाला जाता है, उनको क्या कहते हैं, और जो हमारे लिए लाभकारी होगा वही अयस्क कहलाएगा। चलिए आप लोगों को आगे से भी बताते हैं, आगे आप लोगों को हम नेक्स्ट जो है आपके जो है परिभाषा से बताते हैं। जैसे खनिज अयस्क हमने बताया, ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट से बताते हैं, वो गैंग बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों का गैंग है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, यानी कि धातु को क्लियर करने से पहले हम आप लोगों को छोटी छोटी परिभाषाएं बता दे रहे हैं। तो गैंग की परिभाषा आप लोग जाने कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में से जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। मतलब जो अयस्क होता है, जो पृथ्वी से जो क्या करते हैं, हम अयस्कों को निकालते हैं और उनमें कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जो खराब चीज होती है, यानी कहने मतलब जो अशुद्ध हो, अशुद्धियां जो पाई जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस खाली आप इसको नोट करें, अशुद्धियां को, इसी से आपका क्लियर हो जाए कि यह क्या है, गैंग है। अब अयस्कों का रासायनिक समृद्धिकरण, अब अयस्कों का रासायनिक समृद्धिकरण में देखेंगे तो इनको हम अनेक विधियों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को खाली 3 विधि बताएंगे। अनेक विधियों के द्वारा कर सकते हैं, रासायनिक विधि भी है, बट आप लोग यही जाने कि पानी से साफ करके, यानी अयस्कों को जब अलग करते हैं तो हम पानी से साफ करके भी कर सकते हैं, समृद्धि करके, या फिर छान करके, या चुंबक के द्वारा। यानी ये सब विधियां हैं, छान कर, पानी से साफ करके या चुंबक के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। चलिए अब धातु का निष्कर्षण। अब धातु के निष्कर्षण में आप लोग जाने कि सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिस विधि को हम क्या, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो विधि, ये जो इसमें जो विधि प्रयोग की जाएगी धातु के निष्कर्षण में, सल्फाइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। अब भर्जन विधि के द्वारा कैसे हम सल्फाइड को, मतलब कैसे बाहर करते हैं सल्फाइड को, धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, इस विधि को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाएगा तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ध्यान दीजिए कि हम जब सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। जब हम उसे अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये 2ZnS, यानी ये जिंक सल्फाइड है, ध्यान दीजिए, जिंक सल्फाइड है, और ये ऑक्सीजन, यानी कि वायु के साथ हम अधिक ताप पर, अधिक टेम्परेचर पर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, डेल्टा से मतलब अधिक ताप पर करते हैं, तो यानी कि ये क्या, अधिक ताप पर जब हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। यानी जिंक सल्फाइड में जब हम गैस यानी कि वायु डाल रहे हैं और उसे अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये बाहर निकाल रहा है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यह क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और जिंक ऑक्साइड हमको मिल रहा है। चलिए आप देखते हैं कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब जैसे जब हम सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर रहे थे तो भर्जन विधि के द्वारा, वैसे ही कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण जब हम करेंगे तो निस्तापन विधि द्वारा। किसके,
निस्तापन विधि। अब इसमें क्या हो रहा है देख लें, कार्बोनेट एस्क को वायु की सीमित मात्रा, कहने का मतलब कार्बोनेट एस्क में वायु कम हो, यानी मान लो कि हो या ना हो, अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब जब हम कार्बोनेट एस्क में वायु की उपस्थिति हो, देखिए, या अनुपस्थिति में, यानी कि हो या ना हो, कोई भी चीज अगर होगा तो जब हम उसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे, मतलब वायु हो या ना हो, उपस्थित हो या ना हो, अगर उपस्थित हो तो कम उपस्थित हो, तो जब हम अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड। जैसे ZnCO3 गर्म कर रहे हैं हम तो वही जिंक ऑक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब इसमें वायु की उपस्थिति हो या ना हो, लेकिन इसमें क्या था कि वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे, लेकिन निस्तापन विधि में वायु की मात्रा हो तो कम हो अथवा ना हो। ठीक, अब देखिए धातु ऑक्साइड का अपचयन। अब धातु ऑक्साइड का अपचयन देखेंगे हम, तो अपचयन में आप जान लें कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए, अपचयन के लिए कुछ उपचायकों का प्रयोग किया जाता है। उपचायक कौन है, जैसे कार्बन, इसको कोक भी कहते हैं, कोक कहते हैं, वो ये आप लोग जाने, कोयला, यानी कार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, ये उपचायक, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं क्या करने के लिए, अपचयन करने के लिए, किसको, ऑक्सीजन को हटाने के लिए। तो आप लोगों को मैं एक रिएक्शन बताता हूं, कार्बन के साथ अपक्रिया से धातु प्राप्त होता है। कहने का मतलब अब हम आप लोग जाने कि पीछे थोड़ा सा है, यहां से हम थोड़ा सा पीछे आएंगे समझने के लिए। देखिए भर्जन में हमको क्या मिल रहा था, जिंक ऑक्साइड मिल रहा था, और आप लोगों को निस्तापन में भी क्या मिल रहा था, जिंक ऑक्साइड मिल रहा था। तो हम जब जिंक ऑक्साइड में कार्बन, यानी जिंक ऑक्साइड में हम कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो हमको शुद्ध क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। देखिए यही है जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यहां पर ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसमें से हम एक को लिए, किसको, कार्बन को, यानी कि जब हम कार्बन को लेते हैं और कार्बन के साथ क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपक्रिया कराते हैं तो धातु प्राप्त हो जाता है। देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड में प्लस C कार्बन के साथ जोड़ करके हम अपक्रिया रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको Zn और CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए Zn क्या है, जिंक है आपका, और जिंक आपका धातु होता है, बिल्कुल आप ध्यान रखें, जिंक क्या होता है, धातु होता है, और आप लोगों को जिंक यह प्राप्त हो जाता है, और यह जो C है वो को लेकर के बाहर हो जाता है, गैस के रूप में यह क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बचता क्या है आपका, खाली जिंक। यानी जिंक ऑक्साइड में हम जैसे कार्बन को लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो बचता क्या है, जिंक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब आप लोग जाने अधिक क्रियाशील पोटेशियम वगैरह होते हैं, तो ये आप लोग जाने कि उसको साथ में हम अधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण में जब देखेंगे तो क्या कह रहा है, यह धातु अत्यधिक क्रियाशील, यानी कि जो पोटेशियम वगैरह होते हैं तो अधिक क्रियाशील होते हैं, तो उनके मतलब अधिक क्रियाशील होने के कारण इनको हम अपचयन नहीं कर सकते। लेकिन आप जाने कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को जैसे हम लेंगे और इसमें डालेंगे तो ये कैथोड होता है, ध्यान दीजिए, ये कैथोड और ये एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही हम विलयन में डालते हैं तो जो सोडियम होता है धातु, जो
सोडियम होता है क्या, धातु, वो कैथोड पर, यानी कैथोड पर जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर जाकर के क्या चिपक जाता है, और अधातु यानी क्लोरीन एनोड पर जाकर के चिपक जाता है। ये इसकी खासियत होती है। अधातु एनोड पर जाता है और धातु कैथोड पर जाता है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं हैं, बस हमने आप लोगों को बताया कि धातु कैथोड पर जाकर के चिपक जाता है और अधातु एनोड पर जाकर के चिपक जाता है। ठीक, तो हम आप लोगों को इससे आगे बताते हैं। चलिए इससे आगे हम आप लोगों को बताएंगे, बता दिया। अब धातु के संक्षारण बताएंगे। संक्षारण का मतलब खराब हो जाना, ऐसे ही समझिए कि खराब कैसे हो जाते हैं। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में, जैसे ही अम्ल की आर्द्रता या वायु के संपर्क में आते हैं तो वह खराब होना चालू, यानी संक्षारित होना चालू हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही जाने कि जो मान लो कि लोहे की कोई सरिया वगैरह है, तो वो क्या होता है, मान लो कि मिट्टी में या कहीं ऐसे कहीं पड़ गया तो क्या होता है, तुरंत उस पर जंग लगना चालू हो जाता है। वैसे ही समझिए संक्षारित होने लगता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हम आप लोगों को बता दें, जैसे सिल्वर, चांदी, वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, यानी जो चांदी होती है वह जैसे ही वायु की उपस्थिति में आती है वह क्या होती है, काली हो जाती है। इसी तरीके से लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, यानी कि जो लोहा होता है उसको जैसे ही आर्द्र वायु के संपर्क में, यानी कि कुछ नमी और मिट्टी ऐसे और प्लस वायु वगैरह जब आता पड़ता है उस पर, तो क्या उस पर भूरे रंग की क्या होती है, परत चढ़ने लगती है। चलो अब ये तो कारण हो गया कैसे जो है होता, उसको भाई संक्षारण के सुरक्षा भी बता दें, कैसे जो है बचाव कर सकते हैं हम उसकी। देखो, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। बचाने के लिए धातु के संक्षारण को विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले पेंट करना, दूसरा तेल लगा देना, जैसे मान लो कहीं पे कुछ बना वगैरह है उस पे हम क्या करते हैं, कभी तेल लगा देते हैं। चलिए, और ये यसद लेपन के द्वारा और मिश्र धातु। अब आप लोग जाने कि यसद लेपन क्या होता है। यसद लेपन में हम जिंक की क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, किसी भी इस्पात पे जिंक की हम परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत जिस पे चढ़ाते हैं वही क्या होता है, यसद लेपन कहलाता है। चलिए अब मिश्र धातु जान लेते हैं, मिश्र धातु कैसे कर सकते हैं। अब यह दो, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम नोट करिए, दो या दो से अधिक धातु या धातु, ध्यान दीजिए, धातु या धातु और धातु या अधातु का समांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्र धातु बना देते हैं, जिससे क्या होता है, संक्षारण नहीं होता है। जैसे लोहा को अगर हम बदलना चाहें तो लोहा प्लस कार्बन जब होता है तो यह संक्षारण नहीं होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.05% होती है, जो कठोर होता है। चलिए, पीतल में कॉपर और जिंक मिला होता है। तो आप ये जाने ये सब क्या होते हैं, संक्षारण नहीं होते हैं। और बचाव के उपाय भी आप लोगों को हमने बता दिया, पेंट करके, तेल लगा के, यसद लेपन द्वारा, मिश्र धातु द्वारा। तो इस तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों का धातु व अधातु का जो है चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, बस हमारे चैनल को आप लोग जो है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इश्यू आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। उसका निष्कर्षण मतलब उसका जो है आप लोगों को निष्कर्षण करवाया जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन अगर कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन हम बस आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।